जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इसमें हम राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न चरणों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि पिछली 3 वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने उद्देशिका पर चर्चा की है और उसके साथ साथ उद्देशिका से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर भी हमने डिस्कशन किया है। तो आज जो हम बात करेंगे वो भाग 1 पर बात करेंगे। उससे पहले मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ जिन लोगों ने उद्देशिका से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाली थी, उसके प्रश्न उत्तर से रिलेटेड मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट दिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर काफ़ी अच्छे से दिया है, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने काफ़ी अच्छा लिया। जैसे उसमें कुछ नाम हैं, पूनम गौतम, संगीता और अर्जुन सिंह, रानी भाटी जी। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अच्छे आंसर्स दिए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो उस वीडियो को जो देख रहे हैं, प्रश्न उत्तर से रिलेटेड जो वीडियो देख रहे हैं, वो अपने ज्ञान को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक वो प्रैक्टिस ना करें। तो प्रैक्टिस करना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी? वो पता चलेंगी प्रैक्टिस के माध्यम से। तो यहाँ पर कमेंट में अर्जुन का एक क्वेश्चन था कि जो संविधान की आत्मा है ना, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये उद्देशिका को कहा गया है डियर, क्योंकि आत्मा और हृदय की अगर हम बात करेंगे, आत्मा और हृदय की अगर हम बात करेंगे तो आत्मा और हृदय को हम जो है आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेंगे। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है आर्टिकल 32 में, उसे आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी जाती है। आत्मा जो कहा जाता है केवल उद्देशिका को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कंसेप्ट था, कुछ जो डाउट था। एक अर्जुन हैं, रेगुलर वीडियोस को देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोस भी और जो पॉलिटी की वीडियो डल रही है वो। इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बन रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें हमारी वीडियोस को और रिकमेंडेंस करें उन्हें, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक भाग 1, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। और इसमें जो हम बात करेंगे, सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो संघ है वो उसका मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। जैसे कि हमने उद्देशिका को पढ़ते समय राज्य व्यवस्था को समझा और फिर उसके बाद उद्देशिका के मेन पहलुओं को, उसके जो मूल दर्शन है उसको समझने का प्रयास किया, वैसे ही भाग 1 को समझने से पहले हम संघ और इसका राज्य क्षेत्र को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी भी देश या राज्य के बनने के टर्म में वो 3 प्रकार के स्थितियों को दिखाया जाता है, या 3 प्रकार के होते हैं। एक को परिसंघ बोला जाता है, कोई राज्य है, या राज्य मतलब कोई देश है। एक को फेडरेशन बोला जाता है, फेडरेशन। और ये क्वेश्चन मेरे से कई बार कई कैंडिडेट्स ने पूछा है कि फेडरेशन और संघ और परिसंघ में क्या अंतर होता है। इसी तरीके से एक संघ होता है, हालांकि फेडरेशन का हिंदी जो होता है वो संघ ही होता है, और उसी तरीके से संघ को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा भारत है। परिसंघ को अंग्रेजी में कन्फेडरेशन बोलते हैं। तो ये क्या अंतर होता है इसमें? बेसिकली जो हमने यहाँ पे संघ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, यानी संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारा संघ है उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, सिंपल सा अंतर होता है इनमें। परिसंघ, हालांकि ऐसा अब कोई देश नहीं है विश्व में जो परिसंघ हो। कुल मिला के परिसंघ जो होता है वो सबसे कमज़ोर देश माना जाता है, सबसे कमज़ोर देश। कमज़ोर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसकी सैन्य शक्ति कम है, आर्थिक शक्ति कम है, इससे कमज़ोर का मतलब नहीं है। कमज़ोर से मतलब ये है कि कन्फेडरेशन या जो परिसंघ है उसका निर्माण कैसे हुआ। उसका निर्माण हुआ कि कुछ जो छोटे छोटे राज्य थे या उस क्षेत्र में बड़े राज्य थे, वो आपस में एक जगह मिले और उन्होंने एक देश बना लिया। और यहाँ पर उन सभी राज्यों को ये पूरा अधिकार है कि वो इस परिसंघ से अलग हो सकते हैं जब उनके मन में आया तब। यानी कि उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होगा। एक कहा जाए कि एक बड़ा प्रोसीजर हो, एक बहुत बड़े प्रोसीजर के साथ उनको अलग किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि इसीलिए से सबसे कमज़ोर बताया गया है और विश्व में अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो परिसंघ हो। तो परिसंघ जो होता है वो सबसे कमज़ोर देश होता है। किस मामले में? अपनी एकता और अखंडता के मामले में। इसी तरीके से फेडरेशन जो होता है, इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा मजबूत है, मजबूत और
थोड़ा कमजोर। अब ऐसा क्यों कहा गया? यहाँ पर भी ये मतलब नहीं है कि उसकी रक्षा व्यवस्था कमजोर है, आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, नहीं। यहाँ पे जो है संघ या जो फेडरेशन है ये भी राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। क्या है? राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। कुछ राज्य मिले आपस में, उन्होंने समझौता किया कि भाई हम लोग जो है एक देश बनाएंगे, लेकिन वहां पर राज्यों को अलग होने का अधिकार तो है, लेकिन उस तरीके से अधिकार नहीं है जैसे परिसंघ में है। कि परिसंघ में क्या होगा कि कोई भी देश जो है या कोई भी राज्य जो है अलग हो जाएगा, एक अलग देश के रूप में बन जाएगा। लेकिन फेडरेशन में जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक मजबूती के साथ इस तरीके से सबसे पहले ये किया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी कि वो उससे अलग ही ना हो, वो राज्य अलग ही ना हो। यानी कि यहाँ पे राज्यों को तो अधिकार होता है अलग होने का, लेकिन इतनी आसानी से वो अलग नहीं हो सकते हैं। बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन या जो संघ होता है, जो कि भारत है, हमारा भारत देश है, ये सबसे मजबूत माना जाता है। क्या? सबसे मजबूत माना जाता है। तो चीज़ों को आराम से समझते हुए चलिए, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, और आराम से आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो संघ या यूनियन जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। तो हमारा क्या है? संघ है, यानी कि यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। हम क्या है? संघ है, यूनियन है। यानी कि हमारे यहाँ जो पूरा देश जो बना है, जो हमारा पूरा भारत देश बना है, ये पूरा भारत देश राज्यों के बीच समझौता नहीं है, राज्यों के मध्य समझौता नहीं, बल्कि क्या है? बल्कि राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघ। तो यहां पे जो संघ शब्द आया, यानी कि यूनियन है राज्यों का। भारत से राज्य बने हैं, ना कि राज्यों से भारत बना है। ठीक है? तो यहां पर बल्कि राज्यों का संघ है। कौन? अपना भारत। राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि फेडरेशन क्या है? राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। परिसंघ क्या है? राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। इन दोनों में एक बेसिक अंतर क्या है कि यहाँ पे कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य तो अलग हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर लाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक बार अगर संघ से जुड़ गए, यानी कि इंडियन यूनियन से जुड़ गए, भारतीय संघ से जुड़ गए, तो आप हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो एक बात मैंने यहाँ पे क्लियर करनी थी आप लोगों की, जो संघ है उसका मीनिंग क्या है? संघ का मीनिंग सीधा यहाँ पर इस चीज से लिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग 1 की, इसका राज्य क्षेत्र का जो क्या कंसेप्ट है उस पर अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर संघ जो है वो एक तरीके से क्या बताता है? एक शासन व्यवस्था को, एक प्रशासनिक व्यवस्था को बताता है कि हमारा जो शासन तंत्र है या प्रशासन तंत्र है वो कैसा है? संघीय व्यवस्था वाला है। यानी कि राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं दिए गए हैं कि वो हमसे अलग हो जाए। तो इस चीज पर हमने बात की। तो फेडरेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, परिसंघ समझ में आया, और यूनियन क्या होता है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इन तीनों में जो है अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें निम्नलिखित में से सबसे कमजोर कौन सा होता है या सबसे मजबूत कौन सा होता है? तो सबसे कमजोर परिसंघ है और सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन है, यानी कि जैसे हमारा देश भारत। तो अब बात कर लेते हैं भाग 1 की, कि जो भाग 1 में क्या कंसेप्ट दिए गए हैं हमारे संविधान में और क्या चीजें समझाई गई। तो यहाँ पर बात करते हैं, चलिए। तो भाग 1, जो भाग 1 है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। कितने से कितने तक की बात की गई है? 1 से 4 तक की बात की गई है। तो एक और बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान में है, अक्सर ये प्रश्न में से पूछा जाता है कि अभी जो वर्तमान में है संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। देखो क्वेश्चन बड़े आराम से बदल जाता है, एक शब्द से ही बदल गया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग हैं? मूल संविधान का मतलब है कि जो संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। तो ये 3 भाग कौन कौन से बढ़े, इस पर मैं एक छोटा सा आप लोगों को जानकारी दे देता हूं, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन हमारे पास ना बचा रहे। तो यहाँ पर जो 3 भाग बढ़े आगे कौन कौन से? पहला जो कि 4A है, या फिर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो क भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है 9A, तीसरा है 9B, ठीक है। ये 3 भाग बाद में जोड़े गए अलग अलग संविधान संशोधन से। जब इसकी बात कर रहे हैं तो संविधान संशोधन भी देख लेते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन है जल्दी से। तो 4A जो है
वो 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माफ कीजिएगा 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, तो 4A में क्या बात बोली गई है? 4A में बोली गई है मौलिक कर्तव्य। क्या बोला गया है? मौलिक कर्तव्य बोला गया है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो बोला गया है, और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। तो ये चीज हम देखते हैं कि भाग 4A जोड़ा गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 9A, जो 9A है वो आया आपके 74वें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। यानी कि इसमें क्या है? इसमें है आपका नगर पालिका वाला यानी नगरीय स्वशासन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? नगरीय स्वशासन की बात की गई है। क्लियर है बात? समझ में आई आप लोग? तो यहाँ पर इसमें ये बात की गई। तीसरा वाला जो है ये 9B जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। इसमें क्या है? इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियां जो है, सहकारी समितियां उनको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे नगरीय स्वशासन को दिया गया और इसको सहकारी समितियों को उसी तरीके से दिया गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा। तो ये 3 जो है बाद में जोड़ेगा, जिसके बाद अभी जो टोटल हमारे भाग हैं संविधान में वो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक ये मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, बाद में रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो मैं चाहूँगा कि इस बार से ज़्यादा कमेंट्स आए लोगों के, ताकि वो अपना मनोबल बढ़ा सकें। देखिए मनोबल बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है? जब तक आपको पता नहीं होता है कि आप कितने पानी में है ना, कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, और प्रैक्टिस जो है ऐसे ही होगी जब तक आप बेसिक नहीं जानते। तो बेसिक के लिए लगातार बने रहे चैनल के साथ और प्रैक्टिस करते रहें। तो बात करते हैं अब अनुच्छेद 1 की। तो जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है? उसमें 3 बातें बताई गई। क्या बात बताई गई है? पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या बताया गया है? राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन। ठीक है, फेडरेशन नहीं, संघ। यहां पे यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। तो यहां पर जो भारत अर्थात इंडिया है ये क्या है? ये है संघ का नाम। संघ का नाम यानी कि हमारे देश का क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर पटिशन थी, हमारे संविधान सभा में भी इसको लेकर काफी बहस हुई थी उस समय, कि कुछ लोगों का मानना था कि जो हमारा प्राचीन नाम है भारत उसको रखा जाए, कुछ लोग ये चाहते थे कि जो आधुनिक नाम है इंडिया उसको रखा जाए। लेकिन हमारी संविधान सभा ने क्या किया? ये कहा कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत का मीनिंग है इंडिया, या इंडिया का मीनिंग क्या है? भारत। और ये क्या है? ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी ये पटिशन डाली गई थी कि भाई भारत जो है हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे जनगण मन हो या फिर अगर हम नारे भी लगाते हैं तो उसमें भारत का नाम लेते हैं, इंडिया का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिया को हटाकर क्या कर देना चाहिए? भारत कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पटिशन को खारिज भी कर दिया और ये कहा कि जब हमारी संविधान सभा में या संविधान में इस चीज़ को लिख दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत ही जो है इंडिया है, तो हमें इसमें कोई फालतू बहस नहीं करनी चाहिए, तो उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पर भारत अर्थात इंडिया क्या है? संघ का नाम बताता है। और राज्यों का संघ, यहाँ पे जो संघ है, संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है जो हमारी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है उसको बताता है। अर्थात क्या बताता है शासन व्यवस्था? मतलब जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि भारत या भारतीय संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है,
यानी कि भारत जो है किसी राज्यों के बीच, यानी कि राज्यों के बीच समझो कन्फेडरेशन या फिर फेडरेशन की तरह नहीं हुआ है कि कुछ 4-5 राज्य मिले आपस में बैठ के कि हम लोग जो है देश बना लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। हमसे जो एक बार जुड़ गया है वो कभी हमसे बाहर नहीं हो सकता। यानी कि शासन व्यवस्था संघीय व्यवस्था या संघीय संघ की बात करता है। राज्यों का संघ मतलब शासन व्यवस्था को बताता है। हमारा शासन व्यवस्था कैसा है कि हम जो है राज्यों के बीच समझौता नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसमें वो अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ को आसान रूप में लेकर चल रहे हैं, इसको मैं और आंतरिक रूप से नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये होता है। तो पहली बात जो बोली गई है वो क्या बोली गई है, वो ये बोली गई है अनुच्छेद 1 में जो पहली बात बोली गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि भारत अर्थात इंडिया संघ का नाम है। संघ का नाम क्या है? भारत। तो यहाँ पर राज्यों का जो संघ है, संघ का मतलब क्या हो गया कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है कि वो राज्यों का एक यूनियन है, राज्यों का एक संघ है, स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है? यानी कि एक बार जो भारत से जुड़ गया, संघीय संघ से जुड़ गया, वो कभी अलग नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें जो बोला गया है अनुच्छेद 2 में जो बोला, अनुच्छेद 1 के बी में जो बोला गया है, जो दूसरी बात बोली गई है वो क्या बोली गई है? तो एक बात है यहाँ पर, सीधा सा कंसेप्ट है कि जो पहली बात इसमें बोली गई है, इसमें यह नहीं बताया गया है, या अनुच्छेद 1 में यह नहीं बताया गया है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो भारत के राज्य होंगे। तो यहां पर जो बात बोली गई है वो क्या बोली गई है? ये बोली गई है कि राज्य जो अनुसूची, किसकी बात बोली गई है? अनुसूची की बात बोली है। अनुसूची 1 में है। ठीक है? अनुसूची 1 में है या पहली अनुसूची में है। तो अनुसूची 1 में है, यानी कि राज्य कौन है? राज्य वो जो अनुसूची 1 में है, जिनको अनुसूची 1 में डाला गया है वे सब राज्य होंगे। तो इस चीज को बोला गया है, पहली बात। दूसरी बात बोली गई है, तीसरी बात क्या बोली गई है? तीसरी बात ये बोली गई है कि 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे भारत के। जो भारतीय क्षेत्र होगा वो 3 प्रकार, यानी कि भारतीय क्षेत्र। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, भारतीय संघ और भारतीय क्षेत्र, उसमें मैं एक छोटा सा अंतर बताऊंगा। तो भारतीय क्षेत्र 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से बताए गए? एक वो जो हमारे राज्य हैं, राज्य क्षेत्र जो पूर्ण राज्य हैं, बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं वो हैं। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की बात बोली जा रही है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात बोली जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात बोली जा रही है। यानी कि जिस पर सीधे जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति शासन करते हैं सीधे अपने प्रशासनिकों द्वारा या उपराज्यपाल के माध्यम से। तीसरी बात जो बोली गई है, तीसरी बात ये बोली गई है, भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। समझिए, भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। तो अभी जो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अर्जित किए हुए क्षेत्र जो है अभी तक कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय क्षेत्र जो कि ये हम देखते हैं कि 3 जो एरियाज हैं उसको हम भारतीय क्षेत्र बोलते हैं। अगर हम भारतीय संघ की बात करें तो भारतीय संघ की अगर हम बात करेंगे तो राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या है? भारतीय संघ, यानी कि जो जुड़ चुके हैं। तीसरा वाला तो वो है ना कि जो भविष्य में जुड़ सकता है या जुड़ेगा, या जिसको भारत अर्जित करेगा। जो अगर मान लिया कि कभी युद्ध हुआ या किसी के साथ युद्ध के माध्यम से अर्जित कर लिया गया, या फिर मान लीजिए कि कोई विदेशी क्षेत्र है जिसको अर्जित कर लिया गया, जैसे बलूचिस्तान है। ठीक है? बलूचिस्तान को अर्जित किया जाता है, यानी कि वहाँ के लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि भारत जो है जैसे बांग्लादेश को आज़ाद करवाया वैसे हमको आज़ाद कराया, और फिर बाद में ये हो सकता है कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए। जैसे भूटान है, भूटान की भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था हमारे पास है, तो हो सकता है कि भूटान भविष्य में भारत में अर्जित देश के रूप में आए। तो इस तरीके से जो है वो अर्जित हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो भारतीय संघ है, यानी कि जो अभी इंडियन यूनियन है, इंडियन यूनियन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि जिसमें राज्य क्षेत्र जुड़ चुके हैं। तो वो कौन कौन से जो राज्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सब जो हैं वो राज्य क्षेत्र हैं जो कि भारतीय संघ में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, नई दिल्ली,
या दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, ऐसे जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं, वो भारतीय संघ केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। तो ये अभी भारतीय संघ है। अगर हम भारतीय क्षेत्र की बात करें तो भारतीय क्षेत्र में ये तीनों आते हैं। तो ये बातें जो बताई गई हैं, 3 बातें जो बताई गई हैं, वो किस में बताई गई हैं, अनुच्छेद 1 में बताई गई है। लेकिन अनुच्छेद 1 में राज्यों के नाम नहीं बताए गए हैं। राज्य कौन कौन से होंगे उसके लिए आपको देखना होगा कहाँ, अनुसूची 1 में देखना होगा, यानी कि अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में बताया गया है। तो आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आप लोगों को ये 1 बाय 1 समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो डालिएगा, अगली वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। तो अनुच्छेद 1 में जो है इन चीजों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 2 में विदेशी क्षेत्र को अर्जित करने की बात की गई है, एक तरीके से कहा जाए तो अनुच्छेद 2। तो जो अनुच्छेद 2 है वो क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, क्या कहता है इसमें, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्वानुमति से या पूर्व अनुमति से, देखिए पूर्व अनुमति का मतलब है सूचना, पूर्व अनुमति से किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज इसमें बात बोली गई है, यानी कि किसी भी क्षेत्र को भारतीय संघ में क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। कौन, संसद। किसके पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। किसकी पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब ये नहीं है कि वो एक बिल पर साइन करेंगे, बल्कि उसको क्या राष्ट्रपति क्या करेंगे या संसद क्या करेगी, सूचना दे देगी राष्ट्रपति जी को कि भाई हम जो है एक विदेशी क्षेत्र को जो है भारतीय संघ में शामिल करने जा रहे हैं, या किसी विदेशी राज्य को अपने भारतीय संघ में शामिल करने जा रहे हैं, तो इसकी आप अनुमति दे दीजिए, सूचना दे दी। कुल मिलाकर पूर्व अनुमति का मतलब सूचना देना है बस, किसी तरीके की वो राष्ट्रपति जी ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम नहीं करोगे या वगैरह वगैरह, वो राइट, वो अधिकार जो है राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। संसद के पास ये पूरा अधिकार है कि संसद जो है किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। यानी कि अब क्या होगा कि कोई भी क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र में शामिल होगा वो भारतीय संघ का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा उदाहरण होता है, क्या होता है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी क्षेत्र को किसी भी माध्यम से, समझौते के माध्यम से या युद्ध में जीत कर या किसी तरीके से जो है वो भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। तो इसका एक उदाहरण क्या है, जो 16 मई 1975 को हम देखते हैं, क्या 16 मई 1975 को सिक्किम, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण अच्छा उदाहरण है कि जो एक विदेशी क्षेत्र था, सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था। इसके लिए 2 संशोधन किए गए थे, एक 35वां संविधान संशोधन था, 35वां संविधान संशोधन। तो जो 35वां संविधान संशोधन था दोस्तों, उसमें क्या कंसेप्ट था, उसमें कंसेप्ट ये था, जो ये 1974 में हुआ 35वां संविधान संशोधन। इसमें पहले बात ये थी कि हम जानते हैं, अगर आप लोग मैप विजुलाइज कर पा रहे होंगे यहाँ इधर, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर मैप दिख रहा होगा, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो नेपाल वाला क्षेत्र है या भारत का उत्तर वाला क्षेत्र, जो चीन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर तिब्बत लिखा होगा। और तिब्बत जो था वो पहले एक स्वतंत्र देश था, जिस पर चीन ने जो है क्या किया, आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया, जो कि एक बुद्धिस्ट देश था, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को इधर उधर बिखेर दिया या ख़त्म कर दिया, एक तरीके से कहा जाए कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहा। तो वहीं पर आप देखेंगे कि वहीं तिब्बत से लगा हुआ एक छोटा सा देश था सिक्किम। ठीक है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ नेपाल है, तो वहाँ, और उस दूसरी तरफ तिब्बत है। तिब्बत पर चीन का आक्रमण हो चुका है। अब यहाँ पर सिक्किम को ये लगा कि कहीं जो चीन है या चीन की जो एक माओवादी पद्धति है या कहा जाए कि माओवाद है वहाँ का, वो उसको भी कहीं कैप्चर ना कर ले, उसकी स्वायत्ता भी ना ले ले। तो उसने क्या किया, उसने भारत के सह राज्य के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार किया। तो भारत का सह राज्य बना, कौन बना,
सिक्किम जो है 35वें, फिर भारत में 35वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, और सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में स्थापित कर लिया, यानी कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था, दूरसंचार इत्यादि जो है वो देखने का अधिकार किसे मिल गया, वो मिल गया भारत देश को। तो अब इसको सह राज्य के रूप में बनाया गया। फिर इसके लिए अनुच्छेद 2A जोड़ा गया संविधान में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1974 में ही संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, किसके लिए, सिक्किम के लिए। फिर इसके 1 साल बाद तक जो है सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ और लोगों से ये पूछा गया कि आप जो है किस तरीके से रहना चाहते हैं। सिक्किम में उस समय जो था चोंग्याल वंश के राजा शासन करते थे। चोंग्याल वंश के राजा लोग जो है वो शासन करते थे। किस वंश के, चोंग्याल वंश के राजा जो है उस समय शासन करते थे। तो जो चोंग्याल वंश के राजा थे उन लोगों ने जनमत संग्रह करवाया एक तरीके से। लोगों ने जो है ज़्यादातर जो वोटिंग दी वो इस पक्ष में दी कि वो जो है भारत के साथ जो है रहना चाहते हैं। तब इसके बाद जो है संविधान में संशोधन हुआ, कौन सा, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और इसके माध्यम से जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया। किसका, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन जाता है यहाँ पर किस संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। और फिर उसके बाद जो एक अलग अनुच्छेद बनाया गया था सह राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, और उसको जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और उसके अलावा सिक्किम को कुछ विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया, जिसमें उसको कुछ या वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उसके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान में सिक्किम के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा है वो किस अनुच्छेद में है, 371 में दिया गया है। तो 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से 22वां राज्य बना सिक्किम। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ, संसद ने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी उस राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि जो क्षेत्र हमारा नहीं है वो उस क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक का कंसेप्ट जो है आप लोगों को मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आज यहीं पर ही वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा और क्लास को स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले टेलीग्राम पर सूचना दे दी थी। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं हैं वो टेलीग्राम पर LAKSHYA लक्ष्य 007 लिख कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पर वीडियोज़ और दूसरी जो है अच्छी एजुकेशनल PDF फाइल्स और दूसरे पोस्टर्स जो है अपलोड किए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को सूचना दी थी कि स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो मैं जल्दी से कामना मैं खुद करता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊं और अच्छे से, ताकि ये वीडियोज़ और लंबी हो। पढ़ाने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी जो है बॉडी साथ नहीं दे रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा रह सकूं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक रखते हैं। फिर उसके बाद 3 और 4 की और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कौन कौन से आयोग बने, धर आयोग, JPB आयोग, फजल अली आयोग, इन आयोगों का क्या कंसेप्ट रहा, तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जल्दी से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।